वो 20 घंटे भाग दो। अर्चना का हाथ के संकेत से शोभा देवी की निगाह ठीक लक्ष्य पर तुरंत पहुंची। हे राम, ये गिग्गी बंदी आवाज से बुदबुदाई धागे पर ताजे खून की बूंदें सरकती हुई और धागे की ऊपरी छोर से निकलकर इधर उधर छत पर दौड़ती मकड़ियां जैसे वो जख्मी और खून से नहाई हुई हो। हाँ माँ हाँ, अर्चना ने कांपते स्वर में कहा। ठीक यही बात जब मेरी पहली नजर धागे पर पड़ी तो वो लटका धागा पूरी तरह साफ सुथरा सफेद था। जब मैंने उसे नजदीक से देखने पहुंची तो धागा खून की बूंदों से रंगता चला गया और फिर उसके सिरे से जख्मी मकड़ियां निकलकर इस तेजी से छत पर दौड़ने लगी जैसे दो चार मुझ पर गिरकर मुझे बदला लेने को टूट पड़ेंगी। बदला? हाँ अम्मा, मैंने और भैया ने यहाँ आके मकड़ियों के जाले को उजाड़ डाला था। झाड़ू मारने से कुछ जख्मी भी हो सकती थीं, पर ऐसा हमने जानबूझकर उन्हें जख्मी करने के इरादे से ना किया था। जो अर्चना अपनी बात कहती जाती थी तो दहशत शोभा देवी बेटी के समेटते कदम पीछे सरकाती जा रही थी। दोनों की बदहवासी पल पर बढ़ती जा रही थी। आंगन में बिछे फोल्डिंग पलंग पर वो आ बैठी थी, रह कर कनखियों से गेली को देख रही थी, लेकिन या तो दूरी की वजह से वो जगह ओट में हो गई थी या फिर नजरों से ओझल हो गई थी। नजरों से ओझल होना और भी दहशतनाक बात थी। अर्चना और शोभा देवी ने प्रेत आत्माओं के 2-4-10 किस्से सुन रखे थे। उन्हें साया भी कहते हैं, बदरू भी उन्होंने नाम पा रखे थे। ऐसी दुष्ट आत्माएं खौफ पैदा करती थीं और अदृश्य हो जाती थीं। यदि वो दृश्य में रहें तो उनसे सवाल जवाब किए जाएं, नियाद पाई जाए। चूंकि ये स्थिति नहीं थी, अतः दोनों के तन बदन कांप रहे थे। मैं मारे खौफ के उस घर से भागकर खुले में लोगों के बीच सुरक्षित पहुंच जाना चाहती थी, पर उस समय उनके चाहने से ही सब कुछ ना हो रहा था। भय के मारे जीवित अवस्था थी, कदम जमीन पर रखे नहीं जाते थे। अब उसी समय सड़न का वो झोंका अर्चना और शोभा देवी को एक साथ महसूस किया, जिससे गेरली वाला नजारा सामने आने से पहले अर्चना ने अकेले महसूस किया था। दोनों को एक साथ उबकाई आई। उबकाई के बीच दोनों ने चीख मारी। उसी क्षण धड़ाक से वो दरवाजा खुला जो बाहर था। माँ, अर्चना! आवाज को थी। हवा के झोंके पर मानो सवार रितेश अंदर आया। संभव था उसने माँ और बहन की फंसी फंसी चीख ठीक द्वार पर सुन ली थी। उसने दोनों हाथों में संभाली खाने पीने की चीजें एक और फेंकी। क्या हुआ माँ? क्या बात है अर्चना? उसने दोनों के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें सहारा दिया। दोनों ने खौफजदा नजरों से रितेश को देखा। अरे, तुम दोनों को तो ठंडे पसीने आ रहे हैं। माँ अर्चना, बात क्या है? तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने लगभग झंझोर दिया था। दोनों को जैसे एक सहारे का एहसास हुआ। भाई! अर्चना भाई से लिपट गई। माँ ने बेटे का हाथ थाम लिया। अर्चना फूट फूट कर रोते हुए फंसी फंसी आवाज से बोली, भैया, यहाँ शे है, भूत का डेरा है। क्या बकवास है? तुम लोग किस वहम का शिकार हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सिर्फ मन का वहम होते हैं। नहीं भाई, जो कुछ मैंने देखा माँ ने भी देखा। क्या तुम कुछ अजीब सी बू नहीं महसूस हो रही? नहीं, साफ ताज़ी हवा आ रही है दरवाजे से। उसने घूमकर दरवाजे की ओर देखा जो हड़बड़ाहट में उसके दाखिल होने के बाद दोनों पटों से अभी भी खुला हुआ था। माँ और बेटी दोनों ने महसूस किया कि अब ताज़ी हवा में वो सांस ले रही हैं। उन्होंने इस बात का भी कुछ इत्मीनान हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर बाहर गुजरते लोग मदद के लिए अंदर आ सकते हैं।
अब बताओ बात क्या है। रितेश ने आ जाने के बाद अर्चना और शोभा देवी ने दोनों का खौफ कम हो गया था, पर डर की परछाई चेहरे पर अब भी थी। अर्चना का कंठ फूटा। वो अपने देखे एक एक वाक्य का बयां करने लगी। शोभा देवी बेटी की कथन की अहमियत करती जा रही थी। पूरी बात सुनकर और समझकर रितेश ने धीरे आवाज से कहा, बकवास है। तुम दोनों की मकान में बदबू की बात ये मानी जा सकती है। न जाने कब से मकान बंद पड़ा हो, साफ हवा आती जाती ना हो तो सीलन की बदबू भी आने लगती है। नहीं भाई, सड़न भरी सीलन युक्त चूहा, छिपकली या फिर और कोई जंतु मरकर सड़ रहा हो सकता है हमारी नजरों के सामने अभी तक न आया हो। फिर वो एकदम से अर्चना की कलाई पकड़कर लगभग खींचता हुआ बोला, चल दिखा। कहाँ से? गैलरी में दौड़ती खूनी मकड़ियां और छत से लटका खून से लथपथ धागा। आगे आगे रितेश, तकिन प्रतिरोध के साथ अर्चना पीछे पीछे, शोभा देवी पुत्री के सहारा दिए हुए। अब अर्चना और शोभा देवी की हैरत से आंख चौड़ी हो रही थी। वहां कुछ भी न था, न छत पर न फर्श पर एक भी मकड़ी नहीं, एक भी खून का धब्बा नहीं। कुछ देर की बहस मुबाहस के बाद वो आंगन में बिछे पलंग पर आ गए। अर्चना अपनी बात जोर देकर कह रही थी। शोभा देवी बेटी के कथन को वजनदार बना रही थी। रितेश को लगा कि उसे अकेले डांस देने के बाद बात बताने वाली नहीं। पिता को आने में कितना विलम्ब हो जाए, ऐसे में उसने बेहतर समझा कि वो बलवीर को फोन कर अर्चना और माँ की देखी बातों की जानकारी दे दे। उसने इसरार करे कि अगर वो आ सके तो खुद आ जाए। उधर से आशानुपुर जवाब मिला। 15 मिनट भी न गुजरे थे कि बलवीर आ गया और संयोगवश दीनानाथ भी आ गए। एक बार फिर सारी बात को माँ बेटी ने दोहराया। सुनकर दीनानाथ बोले, अच्छा हुआ मैंने कुछ जल्दी आ जाने की बात सोची। सीनियर से रिक्वेस्ट की कि पहले दिन है, परिवार सदस्यों को खाने पीने के सामान की जरूरत होगी। उन्होंने आने की इजाजत दे दी। फिर बड़बड़ाए, ये बात का बदंगड़ बना हुआ है। अर्चना का डर फिर भी कम ना हो रहा था। शोभा देवी पुत्री के कथाओं पर हाँ में हाँ मिलाने में पीछे न थी। खैर, काफी देर बाद बलवीर के मुंह खुला। एक बात तो तय है कि अब मोमबत्ती या लैम्प से काम चलने वाली बात से बात बनने वाली नहीं। फिर उसने आगे कहा, डैडी का सहारा लेना पड़ेगा। ये इलाका उनके अंडर, थाना अंडर में आता है। वो थाना इंचार्ज है। आकर खुद यहाँ इलाका चौकी इंचार्ज को भी 2 सिपाही के साथ भेज देंगे तो बिजली तार किसी यहाँ से कनेक्ट करके रोशनी का मामला चुटकियों में हल हो सकता है। साथ ही हल्का कट्स के साथ कहा, आखिर खाकी का रोब हर जगह पड़ता है ना भाई रितेश? हाँ, हल्के से हंसा। माहौल को तनाव रहित बनाने का इरादे से उसने ये बात कही थी। हर किसी के लिए बलवीर की बात मुंह मांगी मुराद जैसी थी। कहीं से बिजली लाइन मिल जाए तो फिटिंग तो थी मकान के हर हिस्से में। हर बल्ब को रोशन हो जाए तो भय का भूत तो अपने आप ही भाग जाने वाला था। ऐसी रितेश, दीनानाथ और बलवीर की सोच थी। रितेश ने भावनाओं से बलवीर को देखा। बलवीर ने झट से अपने पिता को फोन मिलाया। दूसरी ओर से कॉल अटेंड हुई। बलवीर ने रितेश से अपनी दोस्ती का हवाला दिया। पहली फरमाइश रखी, 1-2 बार प्लीज डैडी तो औपचारिक शब्दवाली का इस्तेमाल किया। बाप का दिल बेटे के लिए आसमान से तारे तोड़कर भी ला सकता है। रोशनी के कुमकुमों से घर को रोशन करने की क्या बिसात थी। कुछ देर बाद पुलिस जीप द्वार पर आ पहुंची। एक ड्राइवर, 2 पुलिसमैन बिजली विभाग के लाइनमैन के साथ लेकर आए थे।
लाइनमैन अपने हाथ केबल का बंडल लेकर आया था। बलवीर को पुलिस वाले पहचानते थे, साहब का लड़का है। उसने अपनी देखरेख में इलेक्ट्रिक पोल से घर के अंदर कनेक्शन बॉक्स तक तार जुड़वा दी। हाथ बल्ब भी आ गए और घर रोशन हो गया। दिन ढलने से पहले घर में बिजली आ गई। इस बात में सब भूल गए थे कि रितेश के आने से पहले कोई रोमांचक घटना भी घटी थी। खाने पीने का इंतजाम हुआ। बलवीर से सबने आग्रह किया कि वो उसके साथ खाना खा कर जाए। माँ जी नाराज हो जाएंगी, वो मुझे खिलाकर ही खाती हैं, बलवीर ने कहा और चला गया। दोस्त को बाहर पहुंचाकर बार बार धन्यवाद अदा कर रितेश घर में लौटा। घर वालों के साथ खाने में शामिल हुआ। परिवार सदस्यों के पलंग बिस्तर तकिए आंगन में बिछाए गए। लेटने बैठने सोने के लिए सोचने होने लगी। दीनानाथ उठकर मुख्य द्वार पर गए, दरवाजा बंद कर आए। इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।